अब देखो हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, और ये आपका है एनालिटिकल मेथड। हम इसमें क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला बनाएंगे। और इसको करने के बेटा दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों से रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मैं यहां पर पहले आपको एक्स और वाई एक्सिस बना दूं, सारे के सारे मान लो फोर्सेज एक प्लेन में है, तो हम बात करेंगे। अगर एक 3D में है तब भी वो एक्स सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ जेड वाली बात कर लेंगे हम। अभी हम मान के चलते हैं कि सारे के सारे फोर्स किसमें है, एक प्लेन में है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहला वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको हम बोल रहे हैं ये वेक्टर A1 है, और इसका यहां से एंगल है θ1। दूसरा वेक्टर हमारा A2 है, और इसका यहां से एंगल जो है θ2 है। तीसरा वेक्टर मान लो ये A3 है, और इसका यहीं से, सब हम रेफरेंस एक्सिस एक्स से ही बात कर रहे हैं, ये एंगल अगर आपका θ3 है, और एक वेक्टर और मान लो आपका ऐसे है, 4 वेक्टर मैं दे रहा हूं A4, और इसका यहां से जो एंगल है वो θ4 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये 4 वेक्टर्स आपके पास बने हुए हैं ये। अब इन चारों का एडिशन करके हमें रिजल्टेंट की बात करनी है। अब ये बताओ, जो A1 A2 A3 A4 वेक्टर है, इन सारे वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट तो होगा ना? यस। बोलो, सबका एक्स और वाई कंपोनेंट होगा ना? यस। ठीक, जब सबका एक्स और वाई कंपोनेंट होगा तो क्या हम सबका ये निकाल सकते हैं क्या, सिग्मा AX निकाल सकते हैं क्या? सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मतलब सम निकाल सकते हैं? यस। ठीक है, तो A1 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो इसका A1 है, और कॉस θ1 एंगल θ1 है, प्लस दूसरा क्या होगा A2 कॉस θ2, प्लस तीसरा क्या होगा A3 कॉस θ3, प्लस चौथा क्या होगा A4 कॉस θ4। अब ये बताओ, A1 cos θ1 प्लस A2 cos θ2 प्लस A3 cos θ3 प्लस A4 cos θ4, मैंने सब जगह पे प्लस रखा है, कहीं पर निगेटिव नहीं रखा है। अब आप कहोगे कि सर A1 का तो x कंपोनेंट तो पॉजिटिव x में होगा, और A2 का तो x कंपोनेंट निगेटिव होगा, और ये A1 और A2 अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, बोलो। यस। लेकिन हमने सब जगह प्लस रखा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम सारे के सारे एंगल को कहां से मेजर कर रहे हैं, रेफरेंस एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आपके पास यहां पर मेजरमेंट हो रहा है यहां से, तो आप बताओ जब यहां से मेजरमेंट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, जब यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं तो θ1 तो 90 डिग्री से छोटा है, θ1 तो 90 डिग्री से छोटा है, θ2 आपका क्या है 90 से बड़ा है, तो cos θ2 की वैल्यू अपने आप निगेटिव आ जाएगी ना वो तो। यस। और θ3 की वैल्यू भी निगेटिव अपना उस तरह से आ जाएगी, 180 से बड़ा है।
तो cos थीटा 3 की वैल्यू भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। और cos थीटा 4 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, क्योंकि A4 का तो कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो देखो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे अपने आप। थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू 90 से बड़ी है और 180 से बड़ी है, तो इसलिए वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाके वो अपने आप उसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। हमको यहां पर इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। हम अगर सारे के सारे एंगल एक रेफरेंस एक्सिस से नापेंगे तो उस केस में हमको उसका देखने की जरूरत नहीं कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। आप सबको प्लस करके लिखिए, वो एंगल लिखिए, वो एंगल अपने आप उसका रिजल्ट दे देगा। सेम उसी तरह से सिग्मा ए वाई आप देखो तो ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A1 साइन थीटा 1 प्लस A2 साइन थीटा 2 प्लस A3 साइन थीटा 3 प्लस A4 साइन थीटा 4। सारे के सारे आप पॉजिटिव करो। थीटा 1 बेटा 90 से बड़ा 90 से छोटा है तो ये तो पॉजिटिव आएगा। A2 90 से बड़ा है 180 से छोटा, तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है, तो देखो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसके बाद थीटा 3 180 से बड़ा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका बेटा ये वाला एंगल अगर थर्ड से छोटा है तो इसके में निगेटिव आ जाएगा। और ये वाला भी थीटा 4 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो ये और ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ये और ये, बाकी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो आप ये चीजें निकाल लोगे। अब बेटा इन चारों का आपने x निकाल दिया और चारों का y निकाल दिया, तो क्या इस पूरी चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? मान लो कि इस डायरेक्शन में एक आ गया सिग्मा ax वेक्टर, और इस डायरेक्शन में मान लिया हमने सिग्मा ay वेक्टर। तो बेटा अब आप बताओ, पूरे चारों वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा हमारा, ऐसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए आ जाएगा। और इस वेक्टर का यहां से एंगल अगर थीटा आर है, तो आप बताओ पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ए वाई का होल स्क्वायर। और थीटा आर क्या होगा, परपेंडिकुलर समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए एक्स। तो हमने पहले 4 वेक्टर हो या 5 हो या 6 हो, जितने हो सबका ए एक्स और ए वाई निकाल लो, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। और उसके बाद फिर अब इन चारों को हमने एक्स और वाई में ब्रेक किया, और एक्स और वाई से ए बना लो, इन दोनों को अब जोड़ के फाइनल वेक्टर बना लो। तो समझ में आ गया? मोर देन 2 वेक्टर्स को अगर हम एक साथ एडिशन करना अगर हो तो कैसे करेंगे? यस बोलो बेटा। और यहाँ पे tan लिखना होगा ना, ये tan थीटा आर इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, एक तो यहां पर ध्यान रखना कि हमने सारे के सारे एंगल यहां से लिए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिए हैं सारे एंगल। आपने इस वेक्टर का एंगल, इस वेक्टर का, इधर का सारे एंगल हमने ऐसे लिया है, सारे हमने ऐसे लिए हैं। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 हमने सारे एंगल इस तरह से लिए हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है। अब देखो ये वाली चीज को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि देखो 90 डिग्री तक के एंगल को याद रखना सबको आता है, सब लोग 90 डिग्री तक के एंगल को याद रखते हैं, लेकिन 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल की वैल्यू को याद नहीं रखना, थोड़ा सा मतलब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए। वो फिर कन्वर्ट करके उसके बाद फिर आंसर देंगे वो। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव के लिए खुद अवेयर होइए और उसका एंगल इस तरह से नापिए। क्या आगे बढ़े बेटा हम? यस ठीक, सेम यही चीज आपको ऐसे करनी होती है।
मान लो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और पहला वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर मान लो ये है, तीसरा वेक्टर मान लो ये है, ये वेक्टर a1 a2 ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, इसके पहले a1 a2 ही लिखा था। ये वेक्टर a1, ये वेक्टर a2, ये वेक्टर a3, और मान लो ये वेक्टर आपका a4 है, a1 a2 a3 एंड a4। ठीक, अब ये चार वेक्टर्स आपके पास हैं, तो इनके एंगल पहले वाले वेक्टर का, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले लो θ1, और हर वेक्टर का एक्यूट एंगल निकालो। दूसरे वेक्टर का यहां से एंगल ले लो, इसको बोल दो θ2, तीसरे वाले वेक्टर को यहां से बोल दो θ3, और चौथे वाले वेक्टर को यहां से बोल दो θ4, और पहले वाले को आप यहां से बोल दो θ1। चारों वेक्टर के चार तरफ से हमने चीजों को कर लिया, इसमें कोई दिक्कत? नो बोलिए। ठीक है, अब अगर चारों वेक्टर आपने चार तरीके से किए हैं, तो अब आप यहां पर बात करोगे सिग्मा ax, तो उस केस में बेटा पहले वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा ना, तो क्या लिखेंगे a1 cos θ1। दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे a2 cos θ2। तीसरे वेक्टर का x कंपोनेंट भी निगेटिव, तो माइनस a3 cos θ3, प्लस चौथे वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव a4 cos θ4, ay, a1 a2 a3 एंड a4। अच्छा, अब देखो अगर आप y कंपोनेंट की बात करो, तो पहले वेक्टर का y कंपोनेंट पॉजिटिव a1 sin θ1, प्लस ठीक है, प्लस a2 sin θ2 माइनस a3 sin θ3 माइनस a4 sin θ4। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों को हम अगर सिग्मा ax और सिग्मा ay निकाल दिए, तो आपका इस डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा ax, और इधर क्या होगा सिग्मा ay। ठीक, और इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, सेम वही वाला तरीका, ये a हो जाएगा, और ये एंगल θr है, तो आप बता दो जो a होगा वो क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा ax का स्क्वायर प्लस सिग्मा ay का स्क्वायर। ठीक है, और उस केस में अगर हम बात करें tan θr, tan θr, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ay अपॉन ax, समेशन ऑफ ax, जैसे पहले कर रहे थे वो। अब तुम कहोगे कि सर क्या हमेशा ax पॉजिटिव x एक्सिस में होगा क्या? कोई जरूरत नहीं बेटा, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो इधर बन जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो नीचे बन जाएगी, जैसा होगा वैसा हम बनाएंगे फाइनली। अभी तो हम मान लेते हैं कि आपका ax और ay दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आए और ये वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आए। तो ये वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर होता है लोगों के बीच में। उसका रीजन ये है कि इसमें θ1 θ2 θ3 एंड θ4 सारे के सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, और एक्यूट एंगल की कॉस और साइन की वैल्यू जब लोगों को जबान पे याद रहती है, तो बस प्लस माइनस का केवल एक केयर कर लें तो ये वाली चीज आपके लिए क्या हो जाती है,
ज्यादा आ जाए। सर वो वाला भी तो इजी है। हाँ वो भी इजी है। अगर मान लो कि किसी को, क्योंकि वो एंगल बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में आएंगे ना वो, तो यस मान सर। लो किसी का 210 डिग्री आ गया तो खोजने लगा वो 210 डिग्री क्या होगा, 180 प्लस 30 डिग्री, और 210 डिग्री का आंसर तो किसी को जल्दी नहीं ना जबानी याद रहेगा, साइन या कॉस की वैल्यू। नो। तो बस उसके लिए ये है कि जल्दी करने के लिए, तो ये आपको ना एग्जाम में मेथड ये जल्दी कराएगा ये चीज, ठीक है। यस सर। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। ठीक। अब एक चीज छोटी सी बची है और वो मैं बता देता हूं कि अगर कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर को उस वेक्टर के परपेंडिकुलर पोजीशन में शिफ्ट करने पर जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या होगा, उसकी बात अब करनी है। आगे बढ़े, लास्ट चीज आपकी अभी बची हुई है, ठीक। यस। अब मेथड टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर ऑफ सेम लेंथ। अगर सेम लेंथ की बात कर रहा है तो सेम लेंथ, अगर लेंथ चेंज करना चाहता है तो लेंथ चेंज भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मेथड टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू another वेक्टर। एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर पता करने का तरीका। यहां पर देखो ये वाली चीज भी बड़ी आसान सी चीज है। जैसे मान लो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब बेटा अगर कोई जो वेक्टर होगा जिसका परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता करना है, तो वो वेक्टर आपका कहां होगा बेटा, बोलो। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यही तो होगा। बोलिए बेटा, थर्ड या फोर्थ, यही चारों क्वाड्रेंट में तो कहीं ना कहीं होंगे। यस। ठीक। मान लो ये एक वेक्टर है, ये ए, हमें इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, ये एंगल थीटा है। तो आप बताओ इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप बताना इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर वेक्टर। ये एंगल 90 डिग्री होना है। आप इस वाले वेक्टर को 90 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो ना, यस। और या फिर और 90 डिग्री शिफ्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, या 90 डिग्री शिफ्ट करने पर कहां जाएगा वो, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे बनेगा ना। तो आपके दो वेक्टर बन सकते हैं क्या उस प्लेन में, एक ही प्लेन में एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दो वेक्टर बन सकते हैं। मान लो अगर ये ए है तो इसको हम ए डैश बोल दें और इसको हम ए डबल डैश बोल दें, बोल सकते हैं क्या? यस। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा होगा क्या? और यहां पर भी सेम वही चीज, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही तो है ये। कोई दिक्कत? अब बेटा अगर ये एंगल थीटा हो गया तो आप बताओ इस वाले वेक्टर का जो ए डैश वेक्टर है, जो ए के परपेंडिकुलर है, इसका ये वाला कंपोनेंट किसमें टूटेगा, कॉस में, और ये कंपोनेंट किसमें टूटेगा, साइन में। अब अगर हम इस थीटा की बात करें तो ये किसमें टूटेगा, कॉस में, और ये किसमें टूटेगा, साइन में। ये किसमें टूटेगा, साइन में।
बात समझ में आ रही है बेटा ये? ठीक, तो क्या किया जाए? और देखो मैं ए डैश यहां लिख रहा हूं। ए डैश देखो कितना आसानी से लिखा जा सकता है। ए डैश वेक्टर हम लिख रहे हैं। ए डैश क्या लिखें? ए मैग्नीट्यूड तो उसका ए है, ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब कहोगे सर कैसे? तो इस ए डैश वेक्टर का एक कंपोनेंट ये बेटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, वही साइन थीटा में टूटेगा ये, और ये वाला कॉस में, वाई कंपोनेंट कॉस में, तो ए कॉस थीटा जे और माइनस ए साइन थीटा आई। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। पर वो बीटा वाला एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना? हाँ हाँ वही वाला, भाई बीटा की नहीं, भाई आपने अगर किसी वेक्टर को 90 डिग्री घुमाया तो भाई वो एंगल यहां से 90, ये एंगल कितना बना? थीटा बना, क्योंकि आपका पहले एंगल थीटा था। तो अगर थीटा है तो आप बताओ इस वेक्टर का अब जो एंगल के साथ होता है उसको कॉस में तोड़ते हैं और बगल वाले को साइन में तोड़ते हैं, यही तो करते हैं। तो आपको बेटा अब ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये कंपोनेंट किस में टूटेगा? कॉस में, और ये कंपोनेंट किस में टूटेगा? साइन में। तो हमने एक्स, चूंकि ये एक्स कंपोनेंट था निगेटिव एक्स, तो माइनस ए साइन थीटा आई लिखा प्लस ए कॉस थीटा जे लिखा। अब बताना, अगर हम ए डबल डैश वेक्टर की बात करें तो आप बताओ ए डबल डैश का ये वाला एंगल किसमें है? ये वाला एंगल देखो वाई के साथ जुड़ा है तो कॉस में टूटेगा, ये वाला साइन में टूटेगा। लेकिन वाई आपका निगेटिव में दिख रहा है और साइन आपका ये एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ गई बात ये? यस। ठीक, तो आप तुम देखो कि क्या किया गया है। जो ये वाला वैल्यू था और ये वाला, हमने उसको इंटरचेंज कर दिया क्या? इसकी वैल्यू को उसकी जगह पर, उसकी वैल्यू को इसकी जगह पर इंटरचेंज कर दिया है क्या? दोनों में देखो, चाहे ए डैश में देखो चाहे ए डबल डैश में देखो, कॉस थीटा वाले की जगह पर आई के साथ साइन, पहले कॉस और जे के साथ साइन लगा था, अब आई के साथ आपका साइन हो गया और जे के साथ कॉस हो गया। मतलब जो यहां पर वैल्यू आ रही थी वो इधर भेज दी और जो यहां वैल्यू आ रही थी वो इधर भेज दी, यही तो किया है। और किसी एक का जो चिन्ह है, जो साइन है, उसको चेंज कर दिया। देखो यहां पर माइनस ए साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे और ये इस तरह से आया, और यहाँ पे देखो आपका ये प्लस है तो दूसरा वाला माइनस हो गया, तो यही तो किया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j, तो ए के परपेंडिकुलर वेक्टर ए डैश क्या क्या हो सकता है? पहले तो इंटरचेंज करो, पूछ मैं वैल्यू को इंटरचेंज करो, 3i और 2j लिख दो। दोनों प्लस थे ना, तो किसी एक को माइनस कर दो, आप चेंज कर दो, या तो ये हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है 3i और 2j। तो 2j को प्लस रखो, 3i को माइनस कर दो। तो आप देखो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर है बेटा? ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का परपेंडिकुलर वेक्टर कहां जाएगा? या तो थर्ड में जाएगा, सेकंड में जाएगा, या फोर्थ में जाएगा। तो आप बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपने बस केवल वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है। वैल्यू को क्या किया है आपने? इंटरचेंज किया, और किसी एक के साइन को चेंज कर दो। अब जैसे मान लो अगर एक वेक्टर ए है, वो है -2i -3j, तो आप बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर है ये? अब इस कौन से क्वाड्रेंट का है बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड का। अब थर्ड क्वाड्रेंट का परपेंडिकुलर वेक्टर कहां जाएगा? थर्ड का परपेंडिकुलर या तो सेकंड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, यही तो होगा। तो अब पहले तो मैंने कहा कि आप पहले वैल्यू को इंटरचेंज करो, तो 3i और 2j किया।
और दोनों पे चिन्ह निगेटिव है, तो एक को पॉजिटिव कर दो, एक को निगेटिव कर दो। बताओ ये कौन से ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का हो गया? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ का हो गया। और सेकंड का भी बना सकते हो, 8 डबल डैश मान लो, बना लो 3i और 2j लिखा, और इसको आप क्या कर दो, यहां पर एक को निगेटिव कर दो और यहां पर क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, क्योंकि 3i तो निगेटिव था ही था, एक को चेंज कर दो। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड में। तो आपको करना क्या है, वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है और किसी एक का चिन्ह बदल देना है। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर ऐसे है -2i + 3j, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? सेकंड में है ना? यस सर। अब सेकंड क्वाड्रेंट का वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में अगर होता है वो, तो सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, तो इसका परपेंडिकुलर सारे पॉजिटिव, तो पहले पोजीशन चेंज करो, 3i + 2j। और या तो फिर थर्ड में जाएगा, तो आप थर्ड में क्या कर दो, -3i और -2j। देखो पहले 2 पे माइनस था, हमने 3 के प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। ठीक। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, और इसको पूरा जितना भी मैंने बताया है ना, सब कुछ आप एक बार एनालाइज कर लो, और आप अपना असाइनमेंट और क्लास प्रैक्टिस शीट उठाओ और क्वेश्चंस करना शुरू करो। ठीक, अभी करना है? अभी नहीं, मतलब अपना करके, और जब हम फिर अगली क्लास ले, कल शायद तो नहीं हो पाएगी, परसों जब ले हम, तो उस केस में आपको पहले डाउट सेशन कंप्लीट कर लो। मतलब एक डाउट सेशन रखेंगे हम पूरे वेक्टर का। तो आपको काम ये है कि पूरा आप इसकी सीट देखना, जहां पर प्रॉब्लम होगी आप अपने क्वेश्चंस पूछना। और हाँ, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे क्या करना, पहले थ्योरी चलती रहेगी, और लास्ट में उसके बाद हम उसके जो पुराने जो चैप्टर्स होंगे उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे। रोज 4-4 5-5 आपको डिस्कस करते रहेंगे, तो आपकी पूरी सीट वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्लास प्रैक्टिस सीट, इसके बाद फिर असाइनमेंट, इन दोनों को सॉल्व करिए। इसके अलावा और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। बाकी जब ये कर लेना तो हम तुमको एक टेस्ट कराएंगे इसमें वेक्टर का, और उसको कर लेना, फिर ठीक है, उसके अलावा जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज क्लास यहीं पर वेक्टर कंप्लीट ना पूरा? हाँ, वेक्टर कंप्लीट है? हाँ वेक्टर कंप्लीट, वेक्टर में अब कुछ नहीं बचा है। ये वाली चीज तो हमें लग रहा हो कि ये लोग जनरली इसको कराते भी नहीं है, ये वाली चीज जो मैंने बताया अभी, इसको नहीं बताते हैं लोग, क्योंकि ये वाली एनालिसिस जनरली लोग करते नहीं है ना कराते हैं इसको, लेकिन सवाल इस पर पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज एक प्लेन में ही है, एक प्लेन के वेक्टर, एक प्लेन के परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर पता करना तब। ठीक, तो असाइनमेंट करना और क्लास प्रैक्टिस शीट करिएगा, उसके बाद तो फिर अपना जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो अपना पूछिएगा। ठीक, यस, ठीक। ठीक।